अशोक आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में देखा कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, भारत का चीन के साथ या अन्य देशों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए और क्या क्या है, आगे कैसे हो सकता है, इन सारे संभावनाओं पर हमने चर्चा किया। हमने इस बात को देखा कि भारत और चीन के मध्य युद्ध हो ही जाए तो फिर भारत के साथ में कौन रहेगा या चीन के साथ में कौन रहेगा और क्यों रहेगा, इन सारी चीज़ों पर हमने चर्चा किया। हम देख रहे हैं कि लगातार लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है। शिक्षा सबसे ज़्यादा बाधित होने वाला रूप है भारत में, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकारी शिक्षा के ऊपर तो कुछ बोल ही नहीं रही है। तो ये सब ऐसे होता रहता है। हमने जब आप लोगों का कमेंट भी पढ़ा तो उसमें कई सारे लोगों का मैसेज ये था, सर जैसा कि आपने बताया कि भारत चीन का युद्ध हो ही जाए, तो अगर जो युद्ध हो जाए तो भारत किन आधारों पर युद्ध करेगा, क्या गारंटी है कि भारत जीतेगा या कैसे जीतेगा। इसका सीधा सा तात्पर्य सवाल ये था कि सर उन आयुधों यानी हथियारों के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी चाहिए जिनके बल पर भारत को ये लगता है कि हाँ, हम विजित कर सकते हैं चीन को या किसी अन्य देश को। तो हम आपको अवश्य बताएंगे। कुछ ऐसे हम हथियारों के समूह को लेकर, बोले तो उनकी सूची को लेकर आए हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास पूरी हथियार ही रखी हुई है, ये मत सोचिएगा कि हम मिसाइल या कोई विमान लेके आपको दिखाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, ये है कि उनके बारे में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हम आपको अवश्य बताएंगे कि भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए। चलिए, इस बात को समझने के लिए कि भारत के पास हथियार कौन क्या होने चाहिए, इसके लिए हम इसके तह पर जाने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत और चीन का झगड़ा ही क्यों है। क्या इसे समाप्त नहीं किया जा सकता? क्या इसका कोई ऐसे चीन में या भारत में ऐसे कोई राजनीतिज्ञ या नैतिक विचार वाले व्यक्ति नहीं है जो भारत और चीन के मध्य में स्थित इस दुश्मनी को हमेशा के लिए समाप्त कर दे? तो इस बात की थोड़ी सी जानकारी हम ले, फिर अपने हम विषय सूची पर चलेंगे कि भारत के महत्वपूर्ण हथियार हैं कौन से। तो आप एक नाम सुने होंगे पिछले चैप्टर में, अंकल सैम। दो बातों पर आया था ये बात, ये शब्द। एक आया था अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में जो वर्तमान में है, और एक आया था कि भविष्य में हो सकता है कि चाइना को अंकल सैम कहा जाए, लेकिन ये तभी होगा जब युद्धों में चीन महत्वपूर्ण होगा और विजयी होगा और अमेरिका को मात दे दे, तभी वो अंकल सैम हो सकता है। अन्यथा अतीत से 1945 से लेकर और आज तक तो अमेरिका ही अंकल सैम होता है। ये अंकल सैम शब्द है क्या? तो सीधा सा बात है, बाहुबल, जिसके पास में जितना ज़्यादा पावर वही अंकल सैम। अमेरिका इतना पावर किसी में नहीं, रियल है। क्या पैसा हो और क्या हथियार हो, इन दोनों के मामले में अमेरिका बहुत पावरफुल है। तो हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत और चीन के मध्य में जो विवाद है ये खत्म क्यों नहीं होता। तो देखिए, आपने 49th अक्षांश रेखा का नाम सुना होगा, 49वीं समानांतर रेखा जिसका नाम सुना होगा आपने। ये एक ऐसी रेखा है जो सीधे 5 झीलों से होकर गुजरती है, जिनको आप ग्रेट लेक्स कहते हैं, और ये उत्तरी अमेरिका की बड़ी झील है जो अमेरिका यानी यूएसए जिसके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, और कनाडा जिनके पीएम जस्टिन ट्रूडो हैं, इन दोनों देशों के मध्य में 49वीं समानांतर रेखा स्थित है। ध्यान से भी आप देखेंगे तो आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए था कि भारत हो या अन्य कई सारे देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हो, कटी छटी या तिरछी विरछी होती है, लेकिन अमेरिका तथा कनाडा के मध्य की सीमा एकदम सीधी है, जिसे पटरी से रखकर खींच दी गई हो। तो हाँ, ये सत्य है कि जैसे पटरी पर रखकर खींच दिया गया हो, क्योंकि अमेरिका तथा कनाडा ने ये समझौता किया कि जो 49वीं अक्षांश रेखा है वो जहाँ से गुजरती है उसी को हम मान लेते हैं कि ये अमेरिका और कनाडा के मध्य की सीमा है। अब एक बात ये आती है कि आपने सुना ताइवान चीन के मध्य हो गया है, टेंशन हो गया। वियतनाम 9 डैश लाइन के लिए जो आपने देखा कि स्प्रेटली द्वीप समूह सेनकाकू या पैरासाल आज सारे द्वीपों को लेकर दक्षिण चीन सागर में टेंशन हो गया। ईरान को लेकर हमेशा अफगानिस्तान तथा इराक से टेंशन रहता है।
अभी आपने देखा कि एक बहुत बड़ा सा डैम बना था जिसका नाम रेनेसा डैम था। ये मिस्र और इथियोपिया के मध्य टेंशन में आ गया, जो नील नदी पे बना हुआ था। आप देखेंगे तो इक्वाडोर और ब्राज़ील वगैरह में झंझट होते रहते हैं। यानी दुनिया का ऐसा कोई महाद्वीप है ही नहीं सिवाय ऑस्ट्रेलिया या इनके अंटार्कटिका के कि जहाँ पर समस्याएं ना होती हों, एक दूसरे पड़ोसी आपस में न टकराते हों। लेकिन आपने इस चीज़ को देखा होगा कि अमेरिका और कनाडा के मध्य कभी टेंशन नहीं होता कि नहीं नहीं हमारा ज़मीन यहाँ से है, नहीं नहीं हमारा ज़मीन वहाँ से है। इसका कारण आप जानते हैं? शायद आपको पता हो। आप स्वयं सोच के देखिए कि कनाडा ठहरा है गरीब सा देश, गरीब नहीं कहेंगे, विकसित है लेकिन कमज़ोर राष्ट्र है। अमेरिका के मुकाबले बहुत कमज़ोर है। अनुपात में यदि इसको हम बात करें तो 100 और 1 का है। अमेरिका यदि 100 है तो कनाडा 1 है। अब आप सोचिए, दुनिया का अंकल सैम, बोले तो दुनिया का दादा देश अमेरिका के बगल में यदि एक कमज़ोर देश होगा तो क्या कमज़ोर देश वाला कभी कहेगा नहीं हमारा यहाँ से था आपका वहाँ से है? शायद ऐसा नहीं। यानी कि अमेरिका ने अपने मन माफिक सीमा को प्राप्त कर लिया और कनाडा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अमेरिका की इतना पावर होने की वजह से अमेरिका और कनाडा में शायद ही कभी कोई टेंशन होता हो। अब हम पहुंचते हैं कि ये हम कथा को क्यों बता रहे हैं। शायद इसका कारण भारत और चीन के मध्य संबंधों में हो। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि आखिर इसका क्या उदाहरण है कि वर्तमान में लगभग 13 ट्रिलियन डॉलर के साथ में चाइना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है। इंडिया बहुत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश है। दुनिया की लगभग 27 लाख सैनिक के साथ में भारत दूसरा बड़ा देश है। तो आपको पता है कि चीन दुनिया की वैश्विक महाशक्ति बनना चाहता है, अमेरिका को भी पछाड़कर। अब बात इसकी आती है कि अगर जो इसी गति से विकास करता रहा चीन तो दुनिया की वैश्विक महाशक्ति हो जाएगी, अमेरिका पीछे हो जाएगा और चाइना आगे हो जाएगा। जबकि इंडिया अभी भी विश्व की 6ठी अर्थव्यवस्था तो है, लेकिन इसको चीन तक पहुंचने में कई साल लग जाएंगे। तो चीन ये सोचता है कि यदि भारत और चीन के मध्य में सीमा विवाद को अभी सुलझाएंगे तो यह भारत और चीन के शर्तों पर होगा। किंतु यदि हम आने वाले 50 सालों में या 60 सालों में हम भारत और चीन के मध्य विवाद को सुलझाने का प्रयास करें, चीन ये सोचता है, याद रखिएगा, तो चीन सोचता है कि 2050 में या हम कह सकते हैं कि 2070 में भारत और चीन के मध्य के विवाद को हम समझौता करने का या सही का हल करने का प्रयास करें तो पक्का है पूरा का पूरा फेवर चीन में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ तब तक चीन अमेरिका की तरह वैश्विक महाशक्ति बन चुका होगा और भारत कनाडा की तरह होगा। तो फिक्स है कि चाइना जहाँ से कहेगा कि मेरा सीमा वहाँ तक, चाहे पैगोंग झील हो, चाहे वो डायरेक्टली लेह तक ही क्यों ना हो, तो जैसे ही चाइना पावरफुल होगा वो अपने मन माफिक सीमा को बना लेगा और कहेगा हमारा सीमा यहाँ तक है और भारत शायद कुछ ना कर पाए। इसलिए चीन इस सीमा विवाद को उलझाए रखना चाहता है। ये एक बड़ा कारण है। वो चाहता है कि सीमाएं हमारी तरह से हो जैसा हम चाहते हो। और शायद दूसरा कारण ये है कि भारत और चीन के मध्य में ये जो सीमा समझौता है ये बरकरार रहे ताकि विकास तेजी से भारत का हो रहा है, चीन का तो लगभग हो ही रहा है। तो चीन ये चाहेगा कि सीमा विवाद को लेकर हम भारत को उलझा कर रखें ताकि भारत का जो माइंडसेट है वो विकास की ओर ना जाकर रक्षा क्षेत्र की ओर जाए और जो अपने जीडीपी का बड़ा भाग भारत अपने विकास पर खर्च करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, वो बड़ा भाग अपनी रक्षा पर खर्च करे और इस प्रकार भारत पीछे हो जाएगा और हम एशिया के वैश्विक महाशक्ति वैसे ही बन जाएंगे। ये दो कारण हैं चीन और भारत के मध्य में जो सीमा विवाद है उसको बनाए रखने में। अन्यथा न चीन में विद्वानों की कमी होगी न भारत में विद्वानों की कमी है, दोनों मिलकर इस सीमा विवाद को सुलझा सकते हैं। कई अभी आपने देखा कि चीनी विदेश मंत्रालय ने आज ही बताया कि 14 देशों की सीमा चीन से लगती है। उनमें से 12 देशों के साथ समझौता हो चुका है। सिर्फ 2 ऐसे देश जिनसे नहीं हुआ, जिसमें एक भारत भी है। तो भारत को उकसा कर और फंसा कर रखना चाहता है, इसलिए वो भारत से समझौता नहीं करना चाहता। तो ये सारी बातें हैं।
अब हम इस बात के लिए पहुंचेंगे कि आखिर भारत के पास वो कौन से ऐसे हथियार हैं जिनको लेकर भारत में इतनी मजबूती है। आपने देखा कि हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह के दौरे पर जाने वाले थे, गलवान घाटी की तरफ, कि चले देखें हमारे सैनिकों के बीच में क्या स्थिति है। और इस बात को चीन की भनक लग गई कि भारत के रक्षा मंत्री आ रहे हैं। चीन को ये बात बड़ा नागवार गुजरा कि भारत का कोई एक बड़ा मिनिस्टर यदि उस युद्ध क्षेत्र के दौरा करता है तो इसका सीधा सा मतलब है सैनिकों में जज्बा आएगा और वो वैलिड रूप से उसी देश का होगा जिसका मिनिस्टर वहाँ पर है। तो उसने एक चाल सोचा कि सीमा पर कुछ और थोड़ा सा हिंसक झड़प कर देते हैं, बस जैसे क्या लगेगा कि यहाँ पर युद्ध के माहौल है, बस कोई मंत्री यहाँ नहीं आएगा। जिस दिन राजनाथ सिंह को जाना था उसी दिन सीमा पर झड़प हो गई, राजनाथ सिंह का दौरा कैंसिल हो गया। वो तो अपने मकसद में कामयाब रहे, लेकिन ठहरे 56 इंच वाले हमारे पीएम मोदी जी, उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है तो बिना किसी कार्यक्रम के या बिना किसी ठोस किसी वजह से हम तुरंत अब अपने सैनिकों से मिलने जाएंगे। और जहाँ पर रक्षा मंत्री जी नहीं पहुँचे, सीधे पीएम पहुँच गए। बहुत बड़ी बात थी। इस प्रकार से किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष या बोले तो सरकार के प्रमुख का विवादित स्थान पे पहुंच जाना, खासकर वो विवादित स्थान नहीं है, सीधे भारत का स्थान है, ये बताता है कि भारत सीधे सीधे ललकार रहा है चीन को कि ध्यान रखना। वो एक तो ऐसे भी आपकी आंखें दिखती नहीं है, लेकिन अगर जो देखें तो जो दिख रही है वो भी बंद कर देंगे। सीधा सीधा ये संदेश है मोदी जी का। तो ये तो बड़ी अच्छी बात रही कि एक हमारे देश के पीएम है जो अपने घायल सैनिकों का हाल चाल लेने तक पहुंच जाते हैं, जबकि वहाँ के शी जिनपिंग महोदय मरे हुए सैनिकों का कोई लिस्ट भी नहीं जारी करते। इससे उनके सेना में थोड़ा असंतोष भी है। जैसा भी रहा हो, चीन के माइंड में जरूर बात आता होगा, जैसा कि उसका एक सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स। अक्सर वो लोग भारत को राय देते रहते हैं कि अमेरिका से ज़्यादा संधि मत करो, रूस को सलाह देते हैं तुम अपना पैसा अपना हथियार भारत को मत भेजो, तरह तरह की चीज़ें करते रहते हैं। उनके मन में विचार जरूर आता होगा आखिर आज 2020 के पहले भारत इतना एक्टिव क्यों नहीं हुआ था। इससे पहले जब कभी बात होती थी तो भारत को हमेशा कमजोरी महसूस होती थी और शायद भारत आत्मरक्षा वाली बातें करता था, जिसे कह सकते हैं जूडो करता था। लेकिन 2020 में ऐसा क्या होगा कि भारत जूडो तो जूडो मारो गोली, सीधे कराटे पर उतर आया। बोले तो कि हम अपनी आत्मरक्षा करना तो जानते ही, ज़्यादा बोलोगे तो आपको भी ठोक देंगे। इतनी पावर इंडिया में आई कहाँ से? तो कहीं ना कहीं इंडिया में पावर आने का कारण हमारा पिछला वीडियो है, जिसको आपको देखना चाहिए कि आखिर भारत को इतना पावर मिला कहाँ से। तो सीधा सा बात है, चीन के माइंड में जरूर बात जाती होगी कि अमेरिका का या रूस का, इजराइल का, ब्रिटेन का, फ्रांस का, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का, वियतनाम का, या फिर कह सकते हैं जितने भी महत्वपूर्ण संगठन हैं चीन के विरोधी दल, वो सब भारत से समझौता किए हुए हैं और भारत के साथ में। ये चीन को अवश्य लगता होगा और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। पिछले वीडियो में हमने बताया कि आखिर क्यों क्यों अमेरिका या रूस भारत की सहायता करेंगे। चलिए आज हम जानेंगे कि भारत के पास ऐसे कौन कौन से हथियार हैं जिनके बल पर भारत चीन को हराने की बात बोलता है। और ऐसा बात नहीं है कि भारत गीदड़ भक्की देता है, उसके पास है। उन्हीं की एक लिस्ट मेरे पास है, तो ध्यान दीजिएगा। हथियार दो तरह के होते हैं, एक जिसे आप बोलते हैं अस्त्र और एक जिसे आप बोलते हैं शस्त्र। अस्त्र क्या होते हैं? तो सीधा सा मतलब होता है अस्त्र, ये जो हमारे वैदिक युग है ना, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद वगैरह वगैरह जो लिखे गए, अंतिम में उपनिषद था जिसे आप वेदांत कहते हैं, वो लिखा गया। इन सब में आपने देखा होगा कि तब के वैदिक ऋषि लोग कोई मिट्टी या कोई अनाज या अजीब सा प्रकार का कोई चीज उठा के मंत्र पढ़कर किसी के ऊपर फेंक देते थे और वह व्यक्ति जल जाता था, बदल जाता था, कैसा भी हो जाता था। उसको कहा गया था अस्त्र, यानी कि फेंक कर मारा जाने वाला कोई भी वस्तु अस्त्र कहलाता है। और आपको इस बात का पता होना चाहिए कि ये तो रहा अस्त्र, सीधी सी बात है, बोले तो फेंक कर मारा जाने वाला ही अस्त्र कहलाता है। शस्त्र क्या होते हैं? शस्त्र से सीधा सा तात्पर्य सहित है,
यानी जो आपके हाथों में रहे। जैसे तलवार आपका एक शस्त्र है, मिसाइल आपकी एक अस्त्र है। तो शस्त्र से सीधा तात्पर्य हमारे बंदूक हो गए या फिर टैंक हो गए, जो अपने पास ही रहते हों उनको हम शस्त्र कहते हैं, और जिनसे हम फेंक कर मारते हैं उनको हम अस्त्र कहते हैं। हमारे पास भारत में कुछ महत्वपूर्ण ऐसे अस्त्रों की सूची है जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। यद्यपि भारत के पास हथियारों की एक लंबी लिस्ट है, वो सारा हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में आपको जानना आवश्यक है। और ये भी याद रखिएगा, ये पहला वीडियो है हमारा अस्त्रों पर। इसके बाद अगला भी हमारा वीडियो आएगा जो कुछ महत्वपूर्ण अस्त्र और शस्त्र के बारे में तथा उनकी विशेषताओं के बारे में होगा। ये हम आपसे चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चाहे IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे SSC हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से भारत के जो DRDO नामक एक संस्था है जो भारत के रक्षा अनुसंधान पर रिसर्च करती है, वो यही काम करती है कि भारत को सेफ कैसे किया जाए। इसके लिए विभिन्न प्रकार के अस्त्र बनाते रहते हैं। तो सिविल सर्विसेज में या वनडे एग्जाम में बाकायदा यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है। कभी कभार आपके मन में आता होगा दागो और भूल जाओ ये कौन सा है, नाग क्या होता है, आज सारी चीज़ें आज हम आपके पास में लेकर आए हैं। उन सब में पहले तो दो बातें हम आपको बताएं। हम अस्त्र की बात करेंगे, और अस्त्र का सीधा सा तात्पर्य होता है फेंक कर मारा जाने वाला। अब फेंका जाता है तो आपने एक शब्द सुना होगा प्रक्षेपास्त्र, यानी प्रक्षेप अस्त्र। सीधा सा मतलब है, प्रक्षेप का मतलब सीधा हुआ एक जगह से दूसरी जगह भेजना, और अस्त्र का मतलब हथियार, सीधा सा बात है। तो प्रक्षेपास्त्र ये हिंदी शब्द है, अंग्रेजी शब्द इसका मिसाइल होता है। और मिसाइल कई प्रकार के होते हैं जिनमें से हम आपको दो महत्वपूर्ण प्रकार बताएंगे। मिसाइल हमारा एक अस्त्र है। पहला जो हमारा एक मिसाइल होता है जिसका नाम होता है बैलिस्टिक मिसाइल, नाम आपने सुना नहीं होगा। बैलिस्टिक मिसाइल की एक खास गुण ये होती है कि ये अधिक ऊंचाई तथा लंबी दूरी तय करते हैं, काफ़ी लंबी दूरी तय करते हैं। और इसमें खास बात ये है कि ये गुरुत्वाकर्षण का इन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे पास एक मिसाइल है जिस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है और उसका नाम है अग्नि, नाम आपने सुना ही होगा। दूसरा हमारे पास एक जो महत्वपूर्ण अस्त्र है या मिसाइल है उसका एक नाम है क्रूज मिसाइल, नाम आपने सुना होगा। क्रूज मिसाइल क्या होता है? क्रूज मिसाइल एक ऐसी मिसाइल होती है जो बहुत ऊंचाई पर काम नहीं करती है, वो बहुत नीचाई पर काम करती है। बोले तो 10 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर धरती से ऊंचाई पर 10-15 मीटर की ऊंचाई पर ही वो चलेगी, और इस पर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो जिस मिसाइल पर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव न लगता हो उसे हम क्रूज मिसाइल कहते हैं। और एक खास बात क्रूज मिसाइलों की एक और होती है कि जब ये अधिक दूरी ऊंचाई पर नहीं उड़ते हैं तो ये राडार के पकड़ में भी नहीं आते, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल जो होते हैं वो राडार के पकड़ में भी आ जाते हैं। तो ऐसे ही हम आपके पास लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण मिसाइल कार्यक्रम के तहत। पहला जो हिंदुस्तान का गर्व है, बोले तो जिसके बल पर हिंदुस्तान अपने भारत में बैठे बैठे दुनिया के किसी कोने में भी हमला कर सकता है, और उसका नाम है अग्नि, नाम आपने सुना होगा। हमारे APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें दो अन्य नामों से जाना जाता है, एक तो चलता फिरता कोर्ट और दूसरा मिसाइल मैन, उनका काफ़ी योगदान रहा भारत की मिसाइल को बनाने में। तो अग्नि अब तक 5 चरणों में आ चुकी है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5। अग्नि 5 बन चुका है। अग्नि 6 जो है वो हमारा निर्माणाधीन है। हम अग्नि के बारे में इतना बात बता क्यों रहे हैं हम आपको? बता दें कि एक शब्द आपने सुना होगा ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। ये जो अग्नि 5 है ये दुनिया के 5 देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और रूस, इन 5 देशों के पास में ICBM नामक मिसाइलें थीं। इनकी सबसे मेन कंडीशन यही होती है कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जाकर ये मार कर सकती है, और किसी के पास नहीं था। लेकिन भारत ने अपनी ICBM मिसाइल स्वयं बना लिया है जिसका नाम अग्नि 5 है, और इसकी मारक क्षमता 5500 किलोमीटर से लेकर ये लगभग 8000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है।
अग्नि 5 का। और अग्नि 6 जो हमारा अगला विकसित हो रहा है वो 8000 से लेकर लगभग 10,000 किलोमीटर तक मारक क्षमता होगी। एक चीज़ हम आपको बता दें कि जो हमारी अग्नि मिसाइल है ये लगभग 250 किलोग्राम का कोई भी परमाणु बम या कोई भी अन्य हथियार वो लेके कहीं पर भी जा सकती है और ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। सबसे मेन बात एक चीज़ और आप जान लीजिए, हथियार जैसे मैंने आपको बताया अस्त्र और शस्त्र दो होते हैं, लेकिन एक चीज़ और जान लीजिएगा, हथियार विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से आप जानेंगे जैविक हथियार, जिसे कहा जाता है कि चाइना ने कोरोना के माध्यम से ऐसा किया है। दूसरा रासायनिक अधिकार, जिसमें आपने इस नाम सुना होगा कि अमेरिका ने 1965 के वियतनाम युद्ध के समय ऑरेंज नामक एक ऐसे रसायन का वर्षापात करवाया था कि जिस रसायन से पत्तियों पर, जो रसायन पत्तियों पर गिरता था तो पत्तियों को लेके नीचे चला आता था और इंसानों के बदन पर जलन करता था। क्योंकि जब 1965 के आसपास वियतनाम युद्ध हो रहा था अमेरिका का, तो वियतनामी लोग पेड़ों पर चढ़ के वार करते थे, तो अमेरिका उन सबको मार नहीं पा रहा था, हरा नहीं पा रहा था। उसने क्या काम किया, विमानों में ऑरेंज नामक एक रसायन था और उसको जैसे पानी की वर्षा होती है वैसे वर्षा करवा दिया, जिससे बहुत सारे सैनिक मारे गए, पूरी जैव विविधता भी समाप्त होने को आई। तो ये हो गया रासायनिक अभिकार, जैविक अभिकार। और एक और हथियार महत्वपूर्ण होता है जिसका नाम होता है नाभिकीय हथियार। ये वो हथियार है जिसका आपने हिरोशिमा और नागासाकी का नाम सुना ही होगा, उसमें प्रयोग किया गया परमाणु हथियार है, जिसमें इतनी भीषण गर्मी होती है कि छतों की जो उसमें लोहे पड़े होते हैं वो सब पिघल जाते हैं, डीएनए चेंज हो जाता है। आज भी जापान में ऐसा हो रहा है। तो फिलहाल अपने टॉपिक पर आते हैं। तो ये जो अग्नि मिसाइल है ये ICBM की तरह विकसित है, जिसमें लगभग 5500 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता मानी गई है। और इसकी सबसे मेन बात में से है कि ये है कि ये अग्नि 5 DRDO द्वारा विकसित की गई है। और ऐसे ही हमारी एक अगली मिसाइल है जो दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे तेज, सबसे तर्रार, सबसे ताकतवर आदि मिसाइल मानी जाती है। उसका कोई सानी नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिका की सबसे खतरनाक एक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है वो भी, जिसका नाम है टॉम हॉक, वो भी उसके सामने नहीं टिकती है। और उस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। नाम आपने सुना होगा। किंतु हम आपको ब्रह्मोस मिसाइल से पहले कुछ और बातें बताना चाहेंगे। जब मैं आपसे अस्त्र की बात कर रहा हूँ और प्रक्षेपास्त्र की बात कर रहा हूँ तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण होने चाहिए। जैसे मैंने ब्रह्मोस का मिसाइल का उदाहरण दिया, अग्नि का दिया, ऐसे ही एक और हम आपको बताएं, नाग सुना होगा नाम आपने। नाग हमारा एक मिसाइल है जो कि टैंक भेदी मिसाइल है। क्या होता है, टैंक होते हैं जो लोहे की बने होते हैं और वो चारों तरफ गोल गोल घूम के किधर भी मार कर सकते हैं। इनको मार पाना आसान नहीं होता है। तो भारत की सरकार ने नाग, जो कि भारत सरकार ना कह के हम DRDO कहेंगे, जो भारत के रक्षा अनुसंधान संगठन है, और इसका मुख्यालय शायद दिल्ली में है। DRDO ने नाग बनाया। और नाग एक ऐसी मिसाइल है कि जिसको जब प्रक्षेपित कर दिया जाता है तो सीधे टैंक पे गिरता है और उस टैंक को समाप्त कर देता है, जैसा कि वीर अब्दुल हमीद ने किया था। तो इस मिसाइल की इतनी सटीक मारक क्षमता है कि एक बार यदि निकल गई तो सीधे उसको समाप्त कर ही देगी। इसीलिए इस मिसाइल को दागो और भूल जाओ के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी एक अन्य मिसाइल है पृथ्वी। ये सतह से सतह पर मार करती है। तीसरी है हमारा आकाश। ये हमारा जमीन से हवा में मार करता है, कि जैसे यदि कोई हवाई जहाज या विमान आ रहा है शत्रु देश का, तो यहाँ से आकाश हमारा मिसाइल जाएगा और हवा में ही उसको खत्म कर देगा। इसके अलावा एक और है जिसका नाम आपने सुना होगा, त्रिशूल। ये जमीन से ये भी हवा में मार करता है। आगे चलते हैं अपने ब्रह्मोस के बारे में। तो ब्रह्मोस मिसाइल हमारा एक सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक, सोनिक और सबसोनिक 3 प्रकार की मिसाइल है कि गति होती है। इनकी स्पीड के आधार पर, कि मतलब कितनी तेजी से चल सकती हैं, इसके आधार पर इसका विभाजन हुआ है। तो आपने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा जो साउंड चलने की गति है
जो आवाज़ सबसे तेज चलता है वो एल्युमिनियम में चलता है, उसके बाद इस्पात में चलता है, और सबसे कम निर्वात में चलता है। निर्वात तो बोले तो उसमें चलता ही नहीं। निर्वात में होता क्या है कि हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसे कहा जाता है सुपरसोनिक। तो याद रखिएगा, वायु में आवाज़ की जो गति होती है वो 332 मीटर पर सेकंड होती है। 332 मीटर प्रति सेकंड। यदि किसी मिसाइल की गति 332 मीटर प्रति सेकंड से कम है तो उसको सबसोनिक कहेंगे। यदि हमारे किसी मिसाइल की गति हमारे आवाज़ की गति से अधिक है या दोगुनी है तो उसको हम सुपरसोनिक कहेंगे। तो हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये हमारा एक सुपरसोनिक मिसाइल है, जो कि आवाज़ से 2.5 गुना अधिक लगभग चलती है। क्या कि रूस, जिसका एक कंपनी है हथियार निर्माता एनपीओ, और भारत जिसकी हथियार निर्माता कंपनी है डीआरडीओ, इन दोनों के संयुक्त कार्यक्रम के चलते भारत की एक नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की एक नदी मोस्कोवा, MOSKOVA, मोस्कोवा, इन दोनों नदियों के नाम पर इस ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया गया। यह दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक है, और इसकी सबसे खास बातों में से एक ये है जो अन्य मिसाइलों से इसको अलग करती है। यदि आप चाहें तो जमीन से कहीं भी प्रक्षेपित कर सकते हैं, पनडुब्बी से कर सकते हैं, विमान जैसे राफेल विमान है, राफेल में भी इसे फिट कर सकते हैं, विमान से भी इसको प्रक्षेपित कर सकते हैं, कहीं से भी इसको प्रक्षेपित कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं, और सटीक मार करती है। इसीलिए नेवी ने भी इसको अपनाया है, हमारी इंडिया की एयरफोर्स ने भी अपनाया है, और यहाँ तक कि थल सेना भी अपना लिया। ऐसी मिसाइलों की बहुत आवश्यकता है भारत में। सामान्यतः माना जाता है कि इसकी सटीक जो एकदम से सटीक इसकी जो टारगेट है वो 290 किलोमीटर है, किंतु इसे 300 से लेकर 500 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है, और ये अपने साथ में लगभग 200 किलोग्राम का परमाणु बम या कोई भी हथियार लेके जा सकती है। और सबसे खास बात में से कि एक क्रूज मिसाइल होने के चलते गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन काम नहीं करती है, और जमीन से केवल 10 मीटर की ऊंचाई तक ये लगभग 300 किलोमीटर 3700 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चल सकती है। अब आप सोचिए, कोई मिसाइल मात्र 10 मीटर की दूरी ऊंचाई तक 3700 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गति करती है, तो क्या पूछना है। बड़ी सटीकता से ये अपने कार्य को अंजाम देती है। और मेन बात में से एक ये कि यदि एक बार आपने इसको प्रक्षेपित कर दिया है और रास्ते में यदि आपको यह लगे कि जो टारगेट है वो इधर उधर हो गया या पीछे हो गया, तो इसकी दिशा को भी आप चेंज कर सकते हैं। ये इसको और ख़ास बनाती है। और इसकी एक और विशेषता है कि इसे राडार की पकड़ में नहीं आता, क्योंकि हर देश में अपना एक राडार होता है जो अवैध जो आवासन होता है किन्हीं देशों के विमान जहाज वगैरह का, उनको पकड़ के बता देता है कि हाँ ये यहाँ पर है। इसकी वजह से ये दुनिया की सबसे फास्ट क्रूज मिसाइल है, और शायद इसे भी दागो और भूल जाओ के नाम से भी कहा जाता है। ये इतनी महत्वपूर्ण है कि भारत के लिए बहुत आवश्यक होती है। ब्रह्मोस मिसाइल से दुनिया डरता है, वो चाहे चीन हो चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो। और भारत सबसे खास बातों में से एक कि रूस के सहयोग से इसको बनाया, तो बहुत सारे देश इसकी मांग कर रहे हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल हमें भी दिया जाना चाहिए। अगला हमारा एक और आपने देखा होगा चर्चा में है, बहुत चर्चा में है, हमेशा न्यूज़पेपर में आता रहता है, आप लोग जानते होंगे कि इस कठिन दौर में जब चीन के साथ भारत का विभिन्न प्रकार के मतभेद उत्पन्न हो, तो राफेल नामक एक लड़ाकू विमान फ्रांस ने भारत को सुपुर्द किया है। बोले तो कुल मिला के 6 ऐसे हैं जो जुलाई के अंत तक आ जाएंगे भारत में, और टोटल 36 राफेल्स का आवागमन 36 राफेल को भारत ने खरीदा है। राफेल का अर्थ क्या होता है, यदि आप ना जानते हो तो इसको सर्च करिए, और सर्च करने के बाद कमेंट में ज़रूर लिखिए कि सर राफेल का नाम ये होता है। याद रखिएगा, ये एक हिब्रू भाषा का शब्द है जिसको फ्रांस में 1929 में प्रयोग किया गया,
और फ्रांस ने इसको विकसित किया। फ्रांस की एक कंपनी है दसाल्ट, उसी ने इसको विकसित किया है। इसकी सबसे खास बातों में से एक है कि 2 इंजन है, इसमें 2 सीट है, ये सिंगल सीट नहीं है, मतलब कि इसमें 2 पायलट एक साथ बैठ सकते हैं। इसकी ये लगभग 2000 किलोमीटर, लगभग 1912 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से ये चल सकता है। आपने देखा ही होगा कि हमारे देश के रक्षा मंत्री राफेल में बैठकर चले हैं। क्या नाम उनका, नाम बता सकते हैं? उनका नाम है राजनाथ सिंह। ऐसे कई सारे हमारे पास में विमान हैं। उन्हीं विमानों में से नाम आपने सुना होगा जिसको अभिनंदन शर्मा ने चलाया था, और दुनिया के खतरनाक फाइटर जेट जिसका नाम F-16 था, शायद उसको मार गिरा दिया, उसका नाम था सुखोई M-35। ऐसे ही हमारे पास मिराज, जगुआर आदि ऐसे विभिन्न प्रकार के हमारे पास विमान हैं जो हिंदुस्तान की सेना को अत्यंत बलिष्ठ बनाते हैं। तो याद रखिएगा, ये भारत के कुछ महत्वपूर्ण हथियार थे। या शस्त्रों की बात करें तो हमारे पास विभिन्न प्रकार के टैंक हैं, बंदूकें हैं। एक टैंक का नाम आपको बता दें अवश्य, और कम से कम 2 टैंक का नाम आप अपने मन में या अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा। जैसे अर्जुन एक टैंक है, ये भारत का एक शस्त्र है। तो इस प्रकार आप देखें कि भारत के पास विभिन्न प्रकार के हथियार हैं। और कौन कौन से हथियार हैं, क्या उनकी खूबियां हैं, कैसे इसरो इससे संबंधित है और क्या काम करता है, किसी मिसाइल को या किसी जगह को, लोकेशन को कैसे ट्रैक किया जाता है, आदि सारी चीज़ें हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। वीडियो आपको कैसा लगता है? हमें आशा है कि आपको अच्छा अवश्य लगेगा। तो जितना हो सके इसको सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास करिए। और याद रखिएगा कि लॉकडाउन है तो इसको आप समाप्त मत होने दीजिए। इसे आप इसका भरपूर उपयोग उठाएं, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा सरकारें अपने बोझा को हटाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाएं आयोजित करवाएंगी और इसमें आप सफल हैं। अशोक IAS आपको हमेशा मार्गदर्शित करता रहेगा। आप पढ़ते रहें, खूब खुश रहिए। धन्यवाद।